देश की जनता को किया संबोधित, राज्य सरकारों को कहा लॉकडाउन को समझे अंतिम विकल्प, कामगारों से भी की खास अपील। पीएम मोदी पर बरसीं प्रियंका गांधी, पूछा क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय। दिल्ली में फिर फटा कोरोना बम, हर तीसरा नमूना संक्रमित। जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा 14 टन ऑक्सीजन का टैंकर, केवल 30 आईसीयू बेड बचे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन, कैबिनेट की बैठक में फैसला। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी संकट के बीच नेताओं की चुनावी रैलियों का दौर जारी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बंगाल में 3 सभाओं को संबोधित करेंगी और एक दिन पहले ही ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की नई कोविड वैक्सीन नीति की आलोचना की थी। ममता ने संकट के समय केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप भी लगाया और 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए ममता की 3 सभाएं आज होनी हैं। 2 जनसभाएं दक्षिण दिनाजपुर और 1 मालदा में होगी और दक्षिण दिनाजपुर में पहली सभा टाउन क्लब में 11 बजे और दूसरी एसडीएम हाई स्कूल में 12 बजे होगी और इसके बाद मालदा के तुलसीहाता हाट में दोपहर 1 बजे तीसरी सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के इस संकट काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदेश का जिक्र करते हुए कोरोना से बचने के उपायों का पालन करने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने अपने 2 ट्वीट में ये लिखा है कि रामनवमी की मंगल कामनाएं, देशवासियों पर भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा सदा बनी रहे। जय श्री राम। आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं, कृपया करके उनका पालन कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखिए। और वहीं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को रामनवमी की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी और उनसे यशस्वी भारत के निर्माण के लिए भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन और कार्यों में आत्मसात करने को कहा है। और रामनवमी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने यह कहा कि भगवान राम का जन्म दिवस देश में रामनवमी के रूप में काफी जोश के साथ मनाया जाता है। रामनाथ कोविंद ने यह भी कहा है कि रामनवमी में इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को यह कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। ये सब देखकर उनका मन बहुत ज्यादा दुखी है। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की चुनावी रैलियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि चुनावी रैलियां करने के लिए यह महामारी का दौर बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे समय में जब पीएम को लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए थे और इस महामारी से बचाना चाहिए था, तब वो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में हंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका ने यह कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है। चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हिंदुस्तान से वैक्सीन और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा,
तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। मैम यही देश बात में जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? मैम यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है, या उन राज्यों आप में कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ी है। और सबसे ज्यादा जो अभी हम असेसमेंट लगती है, वो ये लगती है कि पहली वेव में ये संक्रमण, ये वायरस सिटीज में था, आज ये देहात तक पहुंच गया है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है उत्तर प्रदेश का जहां से नंबर्स ना बढ़ रहे हों, और टेस्टिंग ना होने की बात, एडमिशन ना होने की बात और ऑक्सीजन ना होने की बात सामने आ रही हो। तैयारियों को कैसे देखती हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनके दावों को कैसे देखती हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। देखिए, उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखा। जैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीटीबी हॉस्पिटल में 500 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और ऐसे में यहां पर सिर्फ 4 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है, जिससे कि किसी भी बड़ी अनहोनी यहां पर हो सकती है। अनहोनी घटने का यहां पर डर बना हुआ है। चंद घंटे के बाद ही यूपी के मोदी नगर से ऑक्सीजन का टैंकर निकला और जीटीबी अस्पताल पहुंच गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान भी टैंकर की निगरानी में दिल्ली तक पहुंचे थे और टैंकर के पहुंचने के बाद भी अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों ने यह बताया कि अस्पताल प्रशासन अभी भी पेशेंट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का दबाव बना रहे हैं। और जीटीबी अस्पताल में आए परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा कि अस्पताल के अंदर स्टाफ उन्हें कह रहा है कि अगर जान बचानी है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खुद साथ में लेकर के आएं। अस्पताल के डिस्प्ले बोर्ड पर आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड का जो भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, लिहाजा लोग बेबस और लाचार नजर आए। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसके मद्देनजर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बुधवार सुबह नए दिशा निर्देश दिए जाने की बात कही जा रही है। और हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा आज कर सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए
राज्य की कैबिनेट की बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है और कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि राज्य में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए 21 अप्रैल की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को सुबह सीएम उद्धव ठाकरे आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन की घोषणा करेंगे और वहीं शिवसेना नेता और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि जनता की भावना है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगे और ये लॉकडाउन पिछले साल की तरह ही कड़ा होगा। इस खबर के बीच प्रवासियों में ये डर बन गया है, भय का माहौल बन गया है और मंगलवार की शाम को ही पुणे रेलवे स्टेशन पर करीब 2000 प्रवासी मजदूरों की भीड़ दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया और इसका ऐलान किया, जिसके बाद यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए आनंद विहार और यूपी के कौशाम्बी बस अड्डों पर उमड़ पड़े। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का भी यही हाल है। यहाँ पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है और ऐसे हालातों में यात्रियों को देने के लिए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। रेलवे की तरफ से चलाई जा रही ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व हैं और यात्रियों की इनमें सवारी करने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवाना होगा और यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और वह भी मुफ्त में। ये वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी। इस तरीके का फैसला यूपी सरकार ने लिया है। बता दें कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सोमवार को केंद्र सरकार ने आगामी 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसके बाद अब यूपी सरकार की कैबिनेट ने भी इस अभियान में सहभागिता करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलने वाली कैबिनेट बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली और इस बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का मुद्दा भी मुख्य बिंदु रहा। बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 1 मई से 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं उनसे ये अपील भी है कि सरकार की तरफ से की जा सकती है कि वो निजी अस्पतालों में जाकर के टीका लगवाएं। हरियाणा में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसे लेकर के प्रदेश सरकार ने मामलों में हो रही बढ़ोतरी से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पानीपत में 500 से 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनेगा। इसकी स्थापना डीआरडीओ करेगी और सीएम मनोहर लाल ने डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ इस बारे में बातचीत की है। इस अस्पताल का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा और सीएम ने मंगलवार को हरियाणा की बात कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने यह कहा कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अफवाहों से बचें। कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह के नियमों का सख्ती से पालन अवश्य अमल में लाया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से भी आग्रह किया है कि वो निश्चित होकर के अपने काम में लगे रहें। किसी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रदेश छोड़कर ना जाएं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। गुरु तेग बहादुर सिमर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। जगत में ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। वाहेगुरु कम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में आज तड़के आग लगने की खबर सामने आई और आग की सूचना पाते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और दमकल के अधिकारियों ने यह बताया कि आग बुझाने की कोशिश में 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और फर्नीचर मार्केट से सटे झुग्गियों में सिलेंडर का कारण मार्केट में आग फैल गई है और गनीमत है कि इस आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग में लाखों का माल जलकर के खाक हो गया है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कूलिंग ऑपरेशन चालू है। ये 3:03 पे हमें इतला मिली थी फायर कंट्रोल रूम में और इसकी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया 3:20 पर और 3:40 पर इसको सीरियस कैटेगरी घोषित किया गया था, क्योंकि पीछे झुग्गियां थी, झुग्गियों से फायर, उसमें एलपीजी के सिलेंडर थे, उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये आग इन बिल्डिंगों पे फैल गई। और इसके बाद इसको चारों तरफ से हमने कई ब्रांच लगा के इसको घेरा डाला और इसको फायर अंडर कंट्रोल कर दिया। 30 से ज़्यादा गाड़ियां हैं मौके पर। हमारे सीनियर अधिकारी डायरेक्टर साहब भी सुपरविजन में इसको अंडर कंट्रोल दे दिया गया है और अभी इस वक्त फायर अंडर कंट्रोल है, कूलिंग ऑपरेशन चालू है। नहीं, अभी तक कोई इंजरी हमारे को रिपोर्टेड नहीं है। बाकी काफ़ी झुग्गियाँ और दुकानों के अंदर जैसे आप देख रहे हैं ग्राउंड बेसमेंट प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्वॉल्व थी और पीछे क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल है सारा, तो आग इसलिए तेज़ी से फैल गई। और छोटे छोटे जो एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं वो भी इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व थे, जो जल्दी ब्लास्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से आग फैल गई। यूपी के कुशीनगर में भी सिलेंडर फटने से भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। ब्लास्ट सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान हुआ और इस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस वक्त घर में 5 सिलेंडर और भी रखे हुए थे जो बारी बारी से ब्लास्ट हो गए और समय रहते घर में मौजूद लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई। तो वहीं सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। घर का सारा सामान राख हो गया और हादसे के बाद घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ने समूचे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। अभी कंप्लीट लॉकडाउन लगा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही लोगों को जीने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है तमिलनाडु के रामेश्वरम से, जहां पर मछुआरों ने सरकार से रिलीफ फंड दिए जाने की गुहार लगाई है। मछुआरों का यह कहना है कि मछली पकड़ना उनका पुश्तैनी काम है और ये उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। मछुआरों की दलील है कि ये उनकी रोजी रोटी और गुजर बसर का मुख्य साधन है, लेकिन कोरोना काल में सरकार की तरफ से इस पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनकी तरफ से उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी मदद की जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समुद्र में जिन नावों के जरिए ये मछुआरे मछली पकड़ा करते थे, वो भी मानो सरकार के फैसले का खामोशी के साथ इंतजार कर रही हूँ। आपको बता दें कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में लोग मछली के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं, यह समझा जा सकता है।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रुड़की के गंग नहर में सिंचाई विभाग की कॉलोनी के एक भवन में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में 150 बेड की सुविधा देने की तैयारी की गई और वहीं मंगलवार को शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने आइसोलेशन सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। विधायक प्रदीप बत्रा ने यह कहा कि सीएमओ से बात हुई है, वो डॉक्टर्स को यहां पर भेज रहे हैं और साथ ही विधायक ने यह भी बताया है कि आईएमए रुड़की के डॉक्टर्स से भी बातचीत हो गई है और ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर्स को यहां पर कोरोना के मरीजों का उपचार करने के लिए बुलाया जाएगा। कोविड के कहर को देखते हुए और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए ये कोविड सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनका आइसोलेट करने के लिए और फर्स्ट एड देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आ रहे हैं। तो 150 बेड की सुविधा यहाँ पे देंगे हम लोग। 50 बेड हमने लगा दिए, 300 हो रहे हैं, 50 बेड और जैसे पेशेंट आएंगे तो बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर टेक्निकल स्टाफ सीएमएस और सीएमओ से बात हुई है, भेज रहे हैं। बाकी आईएमए जो रुड़की में स्टेशन बनी हुई है मेडिकल स्टेशन, वो डॉक्टर सभी बारी बारी से यहाँ पर आएंगे और देखेंगे। उनकी मीटिंग हो चुकी है कल, तो उनके द्वारा ही पूरी मदद करी जाएगी। कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप जनता से क्या अपील करें? ये अपील करेंगे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाए रखें और सैनिटाइज करते रहें। ये जो नॉर्म्स पूरे करें और अपने आप लोगों को संभालना होगा। सही हर किसी को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तभी इस महामारी से हम लोग जा पाएंगे। बेड के जो सुविधा है इसके साथ साथ क्या वेंटिलेटर की सुविधा भी मिल पाएगी? ऑक्सीजन में आ रहे हैं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कराएंगे और यहाँ पे सभी जो बुखार की दवाइयाँ हैं, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर सभी व्यवस्था करी जा रही है। कभी दिल्ली के मशहूर लाल किले के फव्वारे बिना बिजली के भी पानी से लबालब रहते थे, लेकिन वक्त के साथ यमुना नदी की मुश्किलें बढ़ती गई और फव्वारों समेत शहर का वाटर सिस्टम भी चरमरा गया। भारत में नदियां इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका सदियों से निभाती आ रही हैं। नदियां जहां एक तरफ इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी आसरा देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर के जिंदगी जीने के अनुकूल भी उसको बना करके रखती हैं। शायद इसलिए लोग नदियों की पूजा भी करते हैं और उनकी अहमियत को समझते हैं। लेकिन जिस तरह की मौजूदा वक्त की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें देख करके यकीनन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कड़वा सच यही है कि यमुना में फैल रही बेतहाशा गंदगी और मैलेपन के लिए जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। और इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि कारखानों से आने वाले कचरे ने यमुना के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। हालांकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो यमुना की हालत में काफ़ी सुधार भी देखने को मिला था। सर पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो काफी पानी साफ हो गया, लीला एकदम बहुत कुछ भी चीज गिरो तो दिखता था। लेकिन ये 6 दिन के लॉकडाउन से थोड़ी साफ होगा, एक दो महीना का लगेगा तो साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर साफ, बहुत साफ फर्स्ट क्लास पानी हो जाता है। तो ये झाग किस लिए बनते हैं? सर ये गंदगी से, अभी जो फैक्ट्री का केमिकल जो अभी सारी दिल्ली का इसी में आ रहा है ना, उजीराबाद तो साफ है, उससे उजीराबाद के ऊपर से, लेकिन उसके बाद सारी जो शक्ति नगर का जो नाला है सारी गंदगी इसी में गिर रही है। फैक्ट्री चालू होगी, उसी की वजह से गंद बनता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर के आम लोगों का पुलिस के प्रति नजरिया बदल जाएगा। दरअसल कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, यह जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसी ही एक बेहतरीन मिसाल पेश की है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तैनात डीसीपी शिल्पा साहू ने। बस्तर जिले के दंतेवाड़ा माओवाद से बुरी तरह से प्रभावित है ये इलाका, और लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी शिल्पा साहू ने अपने फर्ज के साथ कोई समझौता नहीं किया। शायद इसीलिए वह गर्भावस्था के दौरान भी चिलचिलाती धूप में सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराते हुए दिखाई दी और इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की अहमियत के बारे में भी समझाते हुए उन्हें देखा गया। दिल को छू जाने वाली ये डीसीपी शिल्पा साहू की यह कहानी सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। देश में एवं छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो है प्रभाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इस प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आज हमारे जिला दंतेवाड़ा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमारे जिला पुलिस की जो टीम है वो हर जगह नाके पॉइंट पे तैनात है, ताकि लोगों को जो बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको कोरोना से बचाया जा सके। आज इसी तरह ही इसी क्रम में जो है मैं डीएसपी शिल्पा साहू दंतेवाड़ा से एवं मेरी टीम जो है पुलिस की,
हम सभी मिलकर लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ सड़क पर हैं और आप अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खौफ के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेन कोच आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का ऐलान किया है और रेलवे की इस सराहनीय पहल की हर कोई तारीफ भी कर रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा असर दिखाई भी देने लगा है। रेलवे कर्मचारियों का यह कहना है कि कोरोना मरीजों के लिए तैयार आइसोलेशन कोच को संक्रमितों के इलाज में काफी कारगर साबित माना जा रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बनाए गए इन आइसोलेशन वार्ड्स में वो तमाम सहूलियतें भी मरीजों को मुहैया करवाई जाएंगी जो कि आमतौर पर अस्पतालों में मुहैया करवाई जाती हैं। साथ ही दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के आसपास के मरीजों को भी इस पहल से काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल में कई जगहों से बर्फबारी की दिलकश तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर हिमाचल से इन तस्वीरों के बारे में लोग बात कर रहे हैं और इन दिलकश तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई इनका लुत्फ उठाना चाहेगा, लेकिन कोरोना काल के चलते ऐसा मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर के समूचे हिमाचल में इस हल्की बर्फबारी के बाद काफ़ी खुशगवार मौसम जो है वो दिखाई दे रहा है। स्नोफॉल की आमद से मौसम ने भी करवट ली है और हिमाचल प्रदेश में भारत में पर्यटकों की पहली पसंद हिमाचल प्रदेश बना हुआ है और जो लोग खुद को नेचर के करीब पाते हैं उनके लिए ये तस्वीरें यकीनन सुकून पहुंचाने वाली हैं। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।